पिछली क्लासेस में आपने एडजस्टमेंट समझी, क्लोजिंग स्टॉक की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड की, एक्रूड इनकम की, डेप्रिसिएशन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है बैड डेब्ट्स की, अब हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसमें पांच छह चीजें हैं जो सारी चीजें मर्ज होती है। आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमेशा जो भी आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है, अगर सपोज करो ये क्वेश्चन आएगा, और वो तो आएगा ही, तो उसमें जरूर आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी टेक्निकल है, वैसे बिल्कुल आसान है, क्योंकि बच्चे ऐसे कहते हैं कि थोड़ा सा लेंथी है तो टेक्निकल मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार सारे बच्चे जो भी यहाँ पे बैठा है, जो भी ऑनलाइन देख रहा है, नोट मत करना, पहले इसे समझना। पहले आप समझोगे तभी आप उसको नोट करोगे, उसका फायदा होगा। घर जाके रिवीजन करो। आप क्या करते हो कि नोट करते रहते हो, लिखते रहते हो, कॉपियां भरते रहते हो, लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। ध्यान से समझो, अपने डाउट लो, ठीक है ना, और उसको डाउट जो है उसको लेके ही आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं। सबसे पहले ऐसे है, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, P&L अकाउंट है, क्योंकि बैड डेब्ट्स P&L में आता है और बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। अब आप समझो कि डेटर दे रखा है। अब डेटर है, नेचुरल सी बात है, कहां पे आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और बैड डेब्ट्स कहां आएगा? P&L की डेबिट साइड में। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट लिखी नहीं हुई। अगर सपोज करो ऐसा है तो सीधा है, बैड डेब्ट्स लिखा, कहां पे आएगा? अमाउंट यहाँ पे आएगा P&L अकाउंट में, और डेटर का अमाउंट यहाँ पे लिखा, और एसेट्स का अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, 10,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डाउटफुल डेब्ट। क्या लिखा हुआ है? डाउटफुल डेब्ट 10,000 रुपए। और भी नामों से इसको मैं बता दूंगा क्या क्या है। सपोज करो डाउटफुल डेब्ट है। अब यहाँ से एडजस्टमेंट आपकी चालू हो जाती है। तो देखो क्या करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? डॉट। और इसके आगे भी क्या लगाएंगे? डॉट। यहाँ पे लिखेंगे क्या? सबसे पहले सन्ड्री डेटर 1,00,000 रुपए, क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में नहीं लिखना। और बैड डेब्ट्स भी किधर लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 10,000 रुपए इनर कॉलम, ठीक है। अब डाउटफुल डेब्ट है, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि आपके और ज्यादा बैड डेब्ट्स हो गए हैं, 10,000 रुपए के और बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। तो बैड डेब्ट्स किसमें से माइनस होंगे? किसमें से होंगे? डेटर में से। तो यहां पे हम लिखेंगे लेस डाउटफुल, और इसमें से 10,000 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और यहाँ पे कितना आएगा? 90,000। और ये 10,000 रुपए है ना, जो बैड डेब्ट से है, उसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इस साल मतलब कितने का नुकसान हो गया? 10,000 का तो पहले ही था। इस साल कितने का हो गया? 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा क्या? अगर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है तो क्या करेंगे? पहले डेटर में से माइनस करेंगे, और जो 10,000 रुपए माइनस करेंगे वो बैड डेब्ट्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो ये अब दूसरी चीज समझते हैं, ठीक है। सपोज करो यहां पे दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर, ये दे रखा है। अब वो डाउटफुल डेब्ट वाला नहीं दे रखा, सीधा दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% ऑन डेटर। क्या करना है देखो, ये डाउटफुल डेब्ट लिखा है ना, यहां की जगह क्या लिखना है? जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होते हैं, न्यू प्रोविजन होते हैं। क्या होते हैं? न्यू प्रोविजन, ठीक है। क्या होता है? न्यू प्रोविजन। या आप ऐसे लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिख सकते हो। कितना होता है 1,00,000 का? 10% 10,000। यहां से 10,000 माइनस करो, यहाँ पे कितना लिखा? 90,000। और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे डाउटफुल डेब्ट की जगह क्या लिख दोगे? अब न्यू प्रोविजन। क्या लिख दोगे? न्यू प्रोविजन। कितना? 10,000 रुपए। 10,000 में 10,000 प्लस हुए, कितने हो गए? 20,000। दूसरी एडजस्टमेंट ये है, ठीक है। अब क्या है? तीसरी एडजस्टमेंट को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या लिखा है? फर्दर बैड डेब्ट्स 10,000 रुपए। और सेकंड एडजस्टमेंट दे रखी है क्या? प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेप्ट @ 10% ऑन डेटर, इस तरीके से दे रखा है। अब यहां से सावधान, ठीक है। अब क्या होगा इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, जरा देखो। देखो सबसे पहले जो फर्दर बैड डेप्ट हुई है, ठीक है, जो डाउटफुल डेप्ट है, सबसे पहले उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे, फर्दर बैड डेप्ट, क्या लिखेंगे, फर्दर बैड डेप्ट। कितना आ जाएगा, 90,000, ठीक है। अभी इनर कॉलम में ही आएगा। और ये जो फर्दर बैड डेप्ट्स है ना, ये जैसे कि पहले ही बैड डेप्ट्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें डेटर के साथ दो एडजस्टमेंट है, ठीक है, दो कॉलम लगा लो। फर्दर बैड डेप्ट्स ऐड हो गया, यहां पे कितना आ गया, 20,000। कितना आ गया, यहां पे क्या लिखेंगे हम, 20,000, क्लियर है, पक्का। अब क्या है, जो प्रोविजन है ना 10%, जिसे हम न्यू प्रोविजन कहते हैं, ये जो फर्दर बैड डेप्ट्स घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, इसके ऊपर 10% निकालना है। अगर सिर्फ प्रोविजन दे रखा हो, फर्दर नहीं दे रखा हो, तो सीधा 1 लाख का 10% निकाला, बात खत्म हो गई। लेकिन पहले फर्दर दे रखा है और फिर प्रोविजन दे रखा है, तो पहले फर्दर घटाओगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर उसके ऊपर 10% मतलब न्यू प्रोविजन को बनाओगे। तो यहां पे क्या होगा, लेस न्यू प्रोविजन, कितना हो जाएगा, 9,000। और यहां पे कितना आ जाएगा, 81,000, ठीक है। और ये जो न्यू प्रोविजन है ऐड, इधर ही हो जाएगा न्यू प्रोविजन, कितने रुपए, 9,000 रुपए। और इधर कितना आ जाएगा, 29,000 रुपए, क्लियर है। क्या करना है, पहले फर्दर बैड डेट्स को घटाना है, फिर जो अमाउंट आएगा डेटर में उसमें 10% न्यू प्रोविजन निकालना है, और जो बैड डेट्स है मैं फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को ऐड करके और इधर आउटर कॉलम में ये लिखना है, ठीक है। तो आपको 2-3 मैंने एडजस्टमेंट समझाई है। अब इसमें आपको न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, जो अमाउंट ज्यादा होगा उसको बताएंगे, पहले आप इसे नोट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं इसमें है ना थोड़ा सा जो ओल्ड प्रोविजन दे रखा होता है, ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड में दे रखा होता है, उसकी एडजस्टमेंट को समझेंगे, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे दे रखा है, सपोज करो ओल्ड प्रोविजन कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, सपोज करो 20,000 रुपए। क्या दे रखा है, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 20,000 रुपए। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कितना आ रहा है, 29,000 रुपए, कितना आ रहा है। तो आप इसे ना, जब ओल्ड प्रोविजन दे रखा है तो इसे इनर कॉलम में लिखो, क्या लिखो। और ये जो ओल्ड प्रोविजन है ना, यहाँ पे कितना लिखा है, 20,000। बेसिकली जो इस पूरे साल में प्रोविजन बने उससे ओल्ड प्रोविजन क्या दे रखा है, कम दे रखा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे लेस ओल्ड, कितने रुपए, और यहां पे कितना आ जाएगा, बाकी ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा, ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया। अब क्या है, सपोज करो, एक दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, ये तो पहली कंडीशन है, ध्यान रखना, सारे जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखना, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज करो, ये फर्स्ट बना दिया मैंने आपके लिए यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है अगर रोक रोक के करते, तो पहले ये फर्स्ट बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन कितने रुपए दे रखा है, या तो ये दे रखा होगा या ये। अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 30,000 रुपए, क्या दे रखा है, 30,000 रुपए। अब देखो क्या करना है, बेसिकली ये जो बैड डेप्ट्स है इसका है ना, साइड में एक वर्किंग नोट बना लो। क्या बना लो ना, वर्किंग नोट। अब ये देखना, बैड डेप्ट्स, फर्दर और न्यू प्रोविजन सबको जोड़ के उसका अमाउंट कितना बैठ रहा है, उसका अमाउंट कितना बैठ रहा है, 29,000। आपने वर्किंग नोट बना लिया, बैड डेप्ट्स, फर्दर और न्यू प्रोविजन का अमाउंट कितना बैठ रहा है, 29,000। अब यहाँ पे देखना, आपने 20,000 रुपए लिखे हुए, तो सीधा सा पता चलता है 29 में 20 घटेंगे, 9,000 रुपए इधर आ जाएंगे। लेकिन सपोज करो आपने इसका वर्किंग नोट बनाया और इधर आया 29,000 रुपए, कितना, 29,000 रुपए। ये देखो 29, ठीक है, 29,000, क्या कितना लिखा है, 29,000, ठीक है।
अब ये 29,000 ओल्ड प्रोविजन, यहाँ पे कितना लिखा है सेकंड कंडीशन में 30,000, तो केस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन क्या होता है, आपने पहले से ही प्रोविजन बना रखा है बैड डेब्ट्स के लिए। अब कितने का प्रोविजन बनाया था हमने, 30,000 रुपए का, कि मैं बैड डेब्ट्स में जो नुकसान होंगे प्रोविजन वगैरह होंगे, मैं 30,000 रुपए तक का नुकसान झेल सकता हूँ, मतलब इतना मैं कवर कर सकता हूँ। आपने उसके लिए पहले ही प्रोविजन बना रखा है। और पूरे साल में जो बैड डेब्ट्स हुए हैं वो 29,000 के हुए हैं, तो इसका मतलब अभी आपके पास 30,000 में से 29,000 घटा के 1,000 बचेगा। इसका मतलब अभी आप 1,000 रुपए का और बैड डेब्ट्स को झेल सकते हो, मतलब उसके लिए प्रोविजन है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे सेकंड केस में, यहां पे लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन, क्या लिखेंगे, कितने रुपए, 30,000, इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस बैड डेब्ट्स, क्या करेंगे, कितने रुपए, 10,000 रुपए, ये वाला। ठीक है, फिर इसमें से लेस क्या करेंगे, फर्दर, ठीक है, कितने रुपए, ये 10,000 रुपए, ये वाला जो आया था, कौन सा, ये वाला, ध्यान से देखो। ठीक है, लेस करेंगे न्यू प्रोविजन, कितना करेंगे, 9,000, और ये सारी चीजें इसमें से लेस करके यहां पे कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए आ जाएगा। समझ में आया। अगर ओल्ड प्रोविजन कम है, ओल्ड प्रोविजन कम है और बैड डेब्ट्स और फर्दर का अमाउंट ज्यादा है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर न्यू प्रोविजन ज्यादा है, तो न्यू प्रोविजन में सारी चीजें, बैड डेब्ट्स, फर्दर, न्यू प्रोविजन, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है, पक्का। कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते। ठीक है, ठीक है, इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो ये वाला हम केस देखते हैं, ये वाला, यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया, ये 9,000 रुपए आ गया, बात खत्म हो गई। अब इसमें क्या है, ये सपोज करो अमाउंट 81,000 रुपए है ना, यहाँ पे दे रखा है। अभी हम इसे आउटर कॉलम में नहीं लाते, और यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट दे रखी है, डिस्काउंट ऑन डेटर, क्या दे रखा है, डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 10%, 1% होता है, मैंने इस लमसम में कर दिया 10%। अब इसका बैड डेब्ट्स वगैरह से कोई वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली आप फर्दर घटाओगे, न्यू प्रोविजन घटाओगे, ये जो आएगा ना इसमें से क्या घटा दो, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर, क्या घटाओ, कितने रुपए, 8100, यहां पे आ जाएगा 72,900 रुपए। और ये 8100 रुपए ना, इसका बैड डेब्ट्स में नहीं ऐड करना, ये अलग से ही आएगा। और यहां पे आप लिख दोगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर, कितने रुपए, 8100 रुपए। क्लियर है, पक्का। डिस्काउंट का बैड डेब्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट को सीधा माइनस नहीं कर दोगे, पहले सारे उसमें से फर्दर न्यू प्रोविजन माइनस होगा, उसके बाद एक्चुअल डेक्टर का अमाउंट निकलेगा। जैसे हमारा निकला 81,000, फिर उसके ऊपर हमारे को डिस्काउंट देना है, क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए क्या है, बोलो, जम के बोलो, क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, बोलो, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। और सारे लॉस किधर आते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। तो डिस्काउंट को अलग से दिखाना है। बच्चे गलती करते हैं कि डिस्काउंट को प्रोविजन या बैड डेब्ट्स के साथ दिखा देते हैं, आपको डिस्काउंट को बिल्कुल अलग से दिखाना है। इस तरीके से बैड डेब्ट्स नामक अध्याय पूरा समाप्त हुआ। अध्याय का मतलब चैप्टर तो नहीं, बेसिकली टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी डाउट है कमेंट में लिख के मुझे डाल सकते हैं। और ठीक है, ठीक है भाई। देखो, दो चीजें होती है, आप ध्यान से समझो, एक होता है प्रोविजन और एक होता है रिजर्व। ठीक है, प्रोविजन इज सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब प्रोविजन, सॉरी, रिजर्व क्या होता है, सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब आप रिजर्व को प्रॉफिट में से अलग कर लेते हो। बेसिकली क्या है, जैसे हमारा प्रॉफिट 1,00,000 रुपए है, तो आपने 10,000 रुपए ना इसमें से अलग कर लिए, और ये 90,000 रुपए क्या हो गए, रिजर्व हो गए। अब रिजर्व क्या होता है, एक होता है जर्नल रिजर्व। क्या होता है, जर्नल रिजर्व, मतलब 10,000 रुपए अलग रख लिए। अगर बिजनेस में कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम आती है पैसों से रिलेटेड, तो इस 10,000 रुपए का आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे भी, जैसे लेबर के लिए इस्तेमाल कर लिया, कोई नई मशीनरी खरीदनी है, बिजनेस में किसी भी चीज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो होता है रिजर्व और एक होता है प्रोविजन। क्या होता है, प्रोविजन। प्रोविजन क्या है, जैसे आप देखो कि आप जब पैदा हुए, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे, जो भी उनकी इनकम थी या सैलरी थी उसमें से है ना कुछ अमाउंट साइड में निकाल के रख लेते थे, इसकी शादी के
लिए मैं प्रोविजन बना रहा हूँ, इसकी शादी करूंगा तब काम आएगा, या आपकी पढ़ाई के लिए काम आएगा, तो इट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन खर्चा है बेसिकली, वो एक्सपेंस है बेसिकली, बना प्रोविजन रहे हो, लेकिन किसके लिए बना रहे हो? एक्सपेंस के लिए, वो होगा ही होगा प्रोविजन। लेकिन ये क्या होता है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो आप स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हो, जैसे स्टाफ वेलफेयर फंड या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जैसे पार्टनरशिप में बनाते हैं। अगर सपोज करो इस फंड का इस्तेमाल नहीं होता तो वापस आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता। और एक इसमें है ना, रिजर्व में दो चीजें होती है, एक तो जनरल रिजर्व होते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल कर लिया, एक स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं? जैसे आपने बनाया वर्कमैन, जैसे आप ऐसे समझो कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए किसी सामान को लाने के लिए, ठीक है, लेकिन मम्मी ने एक बात बोली, बेटा देख ये 30 रुपए की है ना, पूजा का सामान लाना है। 10-10 के नोट दिए, 100 रुपए के, मतलब 100 रुपए के 10-10 के नोट दिए, और आपको बोले 100 रुपए का सामान है, इसमें से 30 रुपए का एक सामान आएगा, पूजा की धूप बत्ती वगैरह, बेटा वो आनी चाहिए, अगर नहीं आई ना तो तू ध्यान रखियो। तो आप क्या करते हो, सपोज खुले तो अपने 70 रुपए इधर रख लेते हो जो आपको अपने खर्च करने हैं खाने पीने में, और 30 रुपए अलग। क्यों? क्योंकि अगर ये गलती से खर्च हो गए तो पता है फिर क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करा, स्पेसिफिक रिजर्व बना लिया, भैया 30 रुपए को तो जाके मेरे को पूजा के सामान पे खर्च करना है, ये 30 रुपए पूजा के सामान पे ही खर्च, जैसे घर में नहीं करते, कोई दिक्कत हो जाती है तो भगवान के नाम के पैसे निकाल देते हैं 20 रुपए, वो किस पे चढ़ते हैं? वो भगवान पे ही चढ़ते हैं, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन सपोज करो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, आपने 20,000 रुपए अलग से रख लिए, तो बिजनेस में कोई भी दिक्कत आएगी उस 20,000 को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो भगवान के नाम के अलग से रखने निकाले उसको कभी भी इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो रिजर्व क्या मतलब है? रिजर्व का मतलब क्या है? सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो बिजनेस में, कोई भी प्रॉब्लम आएगी फाइनेंशियल। लेकिन प्रोविजन अगर बना रहे हो तो बेसिकली वो एक तरीके का खर्चा है और वो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा आपके पास फोन है, फोन है तो फोन को थोड़े टाइम में क्या करते रहते हो? अपडेट करते रहते हो। क्या करते हो? फोन को अपडेट करते हो ना, ऐप वगैरह को अपडेट करते रहते हो। तो ऐसी ही एजुकेशन होती है, एजुकेशन को भी अपडेट करा करो, ठीक है। क्या होता है कि एजुकेशन भी सॉफ्टवेयर की तरह होती है। क्या? आपकी पढ़ाई, एजुकेशन भी सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। इफ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू विल बी आउटडेटेड। फोन होते हैं ना, अगर उन्हें अपडेट नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? आउटडेटेड। ऐसी एजुकेशन है। अब अगर एजुकेशन को अपडेट नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग से, आपके कार्य में वो क्या हो जाएगी? आउटडेट होगी। तो आप अपनी पढ़ाई की चीजों को भी लगातार अपडेट रखा करो, ठीक है।